हाय दोस्तों, मैं सीए फाइनलिस्ट मित गांधी हूँ और मैं आप सबको 12th स्टैंडर्ड का पूरा अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ। किस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है और किस चैप्टर का कितना वेटेज है, ये सब भी मैं अपने वीडियोस में कवर करूंगा। दोस्तों, मेरा सबसे पहला वीडियो है। धीरे धीरे करके मैं 12th स्टैंडर्ड का पूरा अकाउंट सब्जेक्ट कवर करूंगा और फिर बाद में 11th स्टैंडर्ड के अकाउंट सब्जेक्ट पर भी आऊंगा। दोस्तों, चलिए तो शुरुआत हम इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट से करते हैं। पार्टनरशिप फर्म, ये कंसेप्ट आपके लिए नया नया ही है। तो पार्टनरशिप फर्म मतलब क्या? इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप फर्म। दोस्तों, पहले कैसे हुआ करता था? सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप एंड एचयूएफ हुआ करते थे। लेकिन समय के साथ साथ लोग अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते थे, अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते थे, तो फिर पार्टनरशिप फर्म एग्जिस्टेंस में आई। पार्टनरशिप फर्म मतलब क्या? जब सपोज दो से ज्यादा लोग एक म्यूचुअल एग्रीमेंट से अपना खुद का ऑर्गेनाइजेशन इनकॉर्पोरेट करते हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो अपना खुद का बिजनेस कंडक्ट करेंगे और बिजनेस से जो कुछ भी प्रॉफिट या लॉस हो वो आपस में शेयर कर लेंगे, तो फिर हम उस ऑर्गेनाइजेशन को पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। उस ऑर्गेनाइजेशन को पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। उस म्यूचुअल एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड और उन सारे पर्सन्स को पार्टनर्स ऑफ द फर्म कहते हैं। ऑफ द फर्म, उस म्यूचुअल एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। तो पार्टनरशिप फर्म मतलब क्या? एक अकेला बंदा नहीं, दो से ज्यादा लोग अपना खुद का कैपिटल इन्वेस्टमेंट करके आपस में म्यूचुअल एग्रीमेंट से एक ऑर्गेनाइजेशन इनकॉर्पोरेट करते हैं। उस ऑर्गेनाइजेशन में वो अपना बिजनेस कंडक्ट करेंगे और सारे पार्टनर्स मिलकर आपस में प्रॉफिट शेयर कर लेंगे, प्रॉफिट हो या लॉस हो शेयर कर लेंगे, उसे हम पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। एक बार डेफिनेशन पढ़ ले। Definition of partnership firm. Partnership is an organization where there is an association of two or more persons coming together to carry on a business with a view to share profit or losses of a firm. Definition: Indian Partnership Act 1932। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से पार्टनरशिप फर्म गवर्न होती है। मतलब पार्टनरशिप फर्म एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन conducting business and at the time of dissolution जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करती है, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस पार्टनरशिप एक्ट 1932 में डिफाइन किए गए हैं। अब पार्टनरशिप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4। सेक्शन मतलब क्या? दोस्तों, आप जब भी थ्योरी थ्योरी पेपर का आंसर रिप्रेजेंट करते हो, तो हम पॉइंट्स में आंसर रिप्रेजेंट करते हैं कि जो पूरा आंसर है वो हम पॉइंट्स में, जैसे फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ही जो जो भी एक्ट हो, सब यहाँ पे पार्टनरशिप एक्ट है या कंपनीज एक्ट हो, एलएलपी एक्ट हो, उसमें जो उसका जो कंटेंट है, कंटेक्स्ट है, वो सारा सेक्शन में डिफाइन किया जाता है। जैसे कि सेक्शन 1 ये बताता है, ये रूल बताता है, सेक्शन 2 दूसरा रूल बताता है, सेक्शन 3 उसका डेफिनेशन बताता है। ऐसे पार्टनरशिप, ऐसे एक पर्टिकुलर एक्ट को क्या कहना है वो सारा सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है। तो सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है? डिफाइन द पार्टनरशिप एज इट इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any one of them acting for all। जैसे कि सपोज 5 पर्सन ने मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म इनकॉर्पोरेट की है, तो ये जरूरी नहीं है कि पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस कंडक्ट करने के लिए पांचों का इन्वॉल्व होना जरूरी नहीं है। उसमें से कोई एक या दो या ऑल 5 भी बिजनेस कंडक्ट कर सकते हैं, और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो दोस्तों, आगे आते हैं फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप के फर्म के क्या क्या फीचर्स है? दोस्तों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप अपने पर्सनल नॉलेज के लिए एक बार रीड कर सकते हैं। फिर आता है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड मतलब क्या? तो हमने यहीं पे पीछे देखा था, द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द पार्टनरशिप एग्रीमेंट अमंग पार्टनर्स इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट रहता है जिसमें पार्टनरशिप के सारे कंटेंट्स, जैसे कि नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म एंड इट्स मेन बिजनेस,
अपने बिजनेस का फर्म का नाम क्या होगा और फर्म का एड्रेस क्या है, नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल पार्टनर्स एंड ड्यूरेशन ऑफ द फर्म। मतलब पार्टनरशिप फर्म इनकॉर्पोरेट तो की है, लेकिन ये कितने पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व कब करना है, 5 साल तक हमारी फर्म रहेगी, 10 साल तक रहेगी, 15 साल, जो ड्यूरेशन हो वो ड्यूरेशन। फिर पार्टनर्स कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे, कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, रेशियो इन विच प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आर टू बी शेयर्ड, राइट्स ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स, प्रोविजन रिलेटेड टू एडमिशन। मतलब अगर किसी नए पार्टनर, किसी नए इंडिविजुअल को एडमिट करना है, या हमारे में से ही कोई रिटायर हो रहा है, या किसी पार्टनर की डेथ हो गई, तो उस टाइम पे ऑब्वियस है कि उसका कैपिटल हमें उसे वापस देना होगा। या अगर कोई नया बंदा आए तो उससे कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करना है, उसे अपने प्रॉफिट में कितना हिस्सा देना, और उसे हम और सारा पार्टनर्स का कंसेप्ट, सारे पार्टनर्स का कंसेंट है उसको एडमिशन देने के लिए, तो वो सारे प्रोविजंस पार्टनरशिप डेट में मेंशन किए जाते हैं। रेट ऑफ, अगर कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है तो किस रेट से देना है, ड्राइंग्स करेंगे तो लिमिटेशन क्या रहेगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होंगे कि नहीं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लिमिट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सैलरी, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, ये सारे कंटेंट्स, जो सारे कंटेंट्स है ये पार्टनरशिप डीड में मेंशन किए जाते हैं। Importance of partnership. Provisions of the Indian Partnership Act 1932. At the time of formation of partnership firm, a document is prepared called as partnership deed, and all terms and conditions are mentioned into the deed. But if the partnership deed is silent about any point, then this issue is solved as per the provisions in Partnership Act 1932, section number 12 and 17. पार्टनरशिप फर्म इनकॉर्पोरेट करते समय हम पार्टनरशिप डीड बनाते हैं, उसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशंस रिलेटेड टू पार्टनरशिप फर्म मेंशन किए जाते हैं। लेकिन अगर पार्टनरशिप फर्म इनकॉर्पोरेट करने के बाद ऐसा कोई इश्यू आया या ऐसी कोई केस आई जिसका जिसका मतलब नहीं, जिसके बारे में कुछ सोचा नहीं गया, कुछ डिस्कशंस नहीं हुआ था पार्टनर्स के बीच, और बाद में ऐसा कोई इशू सामने आ गया, तो फिर क्या होगा। बट इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट एनी पॉइंट, देन दिस इशू इज सॉल्व्ड एज पर द प्रोविजंस mentioned in Indian Partnership Act 1932, Section 12 and 17 are made applicable to determine the following issues. This example, distribution of profit. अगर पार्टनरशिप डीड बनाते समय पार्टनर्स ने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या लॉस शेयरिंग रेशियो डिसाइड ही नहीं किया था और पार्टनरशिप डीड में मेंशन ही नहीं किया, तो फिर प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। If the partnership deed is silent about the profit sharing ratio, then the profit and losses are distributed among the partners is equal ratio. तो फिर profit and loss sharing ratio equal रहेगा as per Partnership Act 1932. Interest on drawings. As per the provisions of Indian Partnership Act, if the date of drawings is not given, then average of 6 months interest is charged on drawings. अगर किसी पार्टनर ने ड्राइंग किए हैं और कब ड्राइंग्स किए थे वो डेट ही मालूम नहीं, तो फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे प्रोवाइड किया जाएगा। ये एक केस हो सकती है। या सेकंड केस में ड्राइंग्स किए हैं लेकिन वो जनवरी में भी किए हैं, मार्च में भी किए हैं, फिर दिसंबर में भी किए हैं, 3 टाइम ड्राइंग्स किए हैं, तो हम कितने मंथ्स के लिए इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, ये भी इशू आ सकता है। तो इफ द डेट ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट गिवन, देन एवरेज ऑफ 6 मंथ्स इंटरेस्ट, मतलब हम एवरेज 6 मंथ्स पीरियड के लिए इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। और किस रेट से चार्ज करेंगे, जो पार्टनरशिप डीड में हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन किया था उस रेट से चार्ज करेंगे। और अगर पार्टनरशिप डीड में रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन ही नहीं किया नहीं, तो दोस्तों ऐसी चीज हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर पार्टनरशिप डीड में रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा ही नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनरशिप फर्म नहीं कलेक्ट कर सकती। पार्टनर जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पर और यहाँ पे सेम कंडीशन है। इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देन इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड। जैसे कि ड्राइंग्स है, अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कुछ बोला नहीं है तो फिर बाद में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं चार्ज किया जा सकता। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का हो गया। और फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इफ द पार्टनर प्रोवाइड्स एडिशनल डिस्काउंट टू अ बिजनेस एज अ लोन बट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन इज नॉट गिवन। अगर किसी पार्टनर ने अपने फर्म को ही लोन दिया है और एट द टाइम ऑफ एट द टाइम ऑफ साइनिंग पार्टनरशिप डीड ये डिसाइड नहीं हुआ था कि
अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया तो हम इंटरेस्ट किस रेट से प्रोवाइड करेंगे, तो हमें बाय डिफॉल्ट 6% से इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड साइन करते समय हमने कुछ रेट डिसाइड किया था, कि सपोज 10%, तो फिर हम उस रेट से दे सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने पढ़ लिया। पार्टनरशिप डीड में अगर कुछ नहीं बोला है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिसअलाउड कर देंगे। Fifth point, salary of commission to partners. As per the provisions made in the Indian Partnership Act 1932, no salary, commission, allowance or remuneration is given to any of the partners for any extra work done for the firm. अगर कोई पार्टनर अपने फर्म के लिए कुछ एक्स्ट्रा वर्क करे या पार्ट टाइम वर्क करे तो उसे कुछ एक्स्ट्रा कमीशन, सैलरी, अलाउंस या रेम्युनरेशन नहीं मिलेगा। लेकिन if any provision is made in partnership deed, then partners are entitled to get commission or salary as per the agreement. अगर पार्टनरशिप डीड साइन करते समय ही ऐसी कुछ प्रोविजन बनाई हुई है तो फिर पार्टनर्स को सैलरी या कमीशन या रेम्युनरेशन अलाउ हो सकता है। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, no outside person can be admitted into the firm as a partner without the consent of all the partners. अगर किसी नए बंदे को पार्टनरशिप फर्म में एज अ पार्टनर इन्वॉल्व करना है तो उसके लिए सारे अदर पार्टनर्स का कंसेंट चाहिए। अगर ना हो तो नए पार्टनर को एडमिट नहीं किया जा सकता। फिर आता है मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का कॉन्सेप्ट हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। इन 11th स्टैंडर्ड हमने कैपिटल अकाउंट पढ़ा हुआ है। मैं एक बार रिपीट कर दूं, कैपिटल अकाउंट मतलब क्या। सपोज एक ओनर है, वो अपना बिजनेस इनकॉर्पोरेट करता है, अपने बिजनेस में 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट करता है, तो हम वो 1 लाख रुपीज बिजनेस में कैपिटल अकाउंट क्रिएट करके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करते हैं और वही कैपिटल अकाउंट हम बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे दिखाते हैं और उसका बैलेंस 1 लाख रुपीज दिखाते हैं। क्योंकि बिजनेस की ये एक लाइबिलिटी है कि बिजनेस एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एक को रीपे करे। उसमें अगर 5 साल तक बिजनेस चला तो 5 साल में 5 ईयर्स में जितना प्रॉफिट हुआ है वो ऐड करके, या लॉस हुआ, ड्रॉइंग्स हुआ, वो सब लेस करके जो नेट बैलेंस आए वो बिजनेस वो ये अपने बिजनेस से ले सकता है। इसीलिए बिजनेस की एक लायबिलिटी है कि वो ए को एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ बिजनेस रीपे करना है वो अमाउंट जितना ए ने इन्वेस्ट किया था, उसे हम कैपिटल अकाउंट में दिखाते हैं। सिमिलरली इन पार्टनरशिप फर्म, सपोज 3 पार्टनर्स ने मिलकर एक फर्म इनकॉर्पोरेट किए, ए बी एंड सी, और तीनों ने कैपिटल पार्टनरशिप फर्म में 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए हैं। तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पर कैपिटल अकाउंट क्रिएट किया जाएगा और कैपिटल अकाउंट में तीनों के एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट और सीज कैपिटल अकाउंट तीनों का बैलेंस 1 लाख रुपीज 1 लाख रुपीज 1 लाख रुपीज दिखाया जाएगा। अब इसमें ही पार्टनरशिप फर्म में जो कुछ भी प्रॉफिट हो वो ऐड किया जाएगा, लॉस हो तो लेस किया जाएगा और नेट बैलेंस पर ईयर कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। अब ये जो कैपिटल अकाउंट हम मेंटेन करते हैं ये 2 मेथड से मेंटेन कर सकते हैं। पहले तो फिक्स कैपिटल मेथड से, दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से। पहले फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड पे आते हैं। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कैसा होता है, हम सिर्फ कैपिटल अकाउंट ओपन करते हैं, एक ही अकाउंट ओपन करते हैं, कैपिटल अकाउंट। एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन कैपिटल अकाउंट ओपन किया जाता है, फिर उसमें ही प्रॉफिट ऐड किया जाता है, या लॉस हो तो लॉस नेट ऑफ किया जाता है। सैलरी, इंटरेस्ट, सारे एडजस्टमेंट्स कैपिटल अकाउंट में ही किया जाते हैं और जो बैलेंस आए वो पर ईयर कैरी फॉरवर्ड करते जाते हैं। ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से हो गया। और फिक्स कैपिटल मेथड में क्या करते हैं, तो फिक्स कैपिटल मेथड में हम ये जो सारे चेंजेस है, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, ये हम कैपिटल अकाउंट में नहीं करते। फिक्स कैपिटल मेथड में हम 2 अकाउंट्स ओपन करते हैं। एक तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ओपन किया गया था, जितनी पार्टनर्स की कैपिटल कंट्रीब्यूशन थी वो हम कैपिटल अकाउंट में दिखाते हैं और उसे क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे हमने 3 लाख रुपीज दिखाई थी और यहाँ पे 3 लाख रुपीज
ये अकाउंट क्लोज किया जाता है और यही 3 लाख रुपीज पर ईयर कैरी फॉरवर्ड किए जाते हैं। अब जो सारे एडजस्टमेंट थे, जैसे कि नेट प्रॉफिट के एडजस्टमेंट हो या नेट लॉस हो, सैलरी, इंटरेस्ट एक्सेट्रा, उसके लिए अलग से अकाउंट ओपन किया जाता है, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में नेट प्रॉफिट ऐड किया जाता है, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लॉस लेस किया जाता है, ड्रॉइंग लेस किए जाते हैं। जो सारे एडजस्टमेंट्स हो वो हम करंट अकाउंट थ्रू पास करते हैं। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस अनचेंज रहता है और वही अनचेंज बैलेंस पर ईयर कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। ऑन द अदर साइड करंट अकाउंट का बैलेंस चेंज होता जाता है, इसमें सारे एडजस्टमेंट्स होते हैं और जो बैलेंस नेट ऑफ करके आता है, एड लेस करके जो बैलेंस नेट ऑफ करके आता है, वो बैलेंस हम पर ईयर कैरी फॉरवर्ड करते हैं। ये फिक्स कैपिटल मेथड से हो गया। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हम एक ही अकाउंट ओपन करते हैं, कैपिटल अकाउंट, इसमें ही सारे चेंजेस करते हैं, ऐड लेस, और जो बैलेंस नेट ऑफ करके आता है वो पर ईयर कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो दोस्तों हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे हमें फिक्स कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर आप फिक्स कैपिटल मेथड का प्रोफार्मा दे सकते हैं, फिक्स कैपिटल मेथड, और नीचे पेज नंबर 7 पे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का प्रोफार्मा देख सकते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आनंद एंड भरत Anand and Bharat are partners sharing profit and losses in the ratio 2:3. On 1/4/2019, the capital balance are Anand rupees 60,000 and Bharat rupees 30,000. Their drawings are rupees 12,000 and rupees 10,000 respectively. As per the agreement, partners are allowed 10% interest on capital and interest on drawings is to be charged at 12% per annum. Anand gets salary of rupees 2,500 per month and Bharat is entitled to get commission at the rate 3% on net sales, which is rupees 5 lakhs. The firm's profit is rupees 60,000. Prepare a partner's capital account for the year ended 31st March 2019 under fixed capital method and fluctuating capital method. हमें दोनों मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। सबसे पहले फिक्स कैपिटल मेथड से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले फिक्स कैपिटल मेथड से सॉल्व करेंगे। दोस्तों चलिए, तो मैं जो फॉर्मेट बना रहा हूँ वो आप भी अपने बुक्स में बना लीजिए। फिक्स कैपिटल मेथड सबसे पहले आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिक्स कैपिटल मेथड में हम दो अकाउंट्स क्रिएट करते हैं, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। यहाँ पे डेबिट, क्रेडिट,
तो यहाँ पे हमें दिया है प्रॉफिट। दोस्तों ये 2:3 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, और ये हमें रिस्पेक्टिवली लेंगे, मतलब आनंद एंड भरत आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:3 रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब आनंद का प्रॉफिट 2 एंड भरत का प्रॉफिट 3। एग्जाम में ऐसे ही कंसिडर करते हैं कि दोनों का प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली है, मतलब आनंद का 2/5 है एंड भरत का 3/5 है। On 1/4/2019, the capital balance Anand rupees 60,000 and Bharat rupees 30,000। ओपनिंग बैलेंस हमें 16,000 and 30,000 दिए हुए हैं। यहाँ पे लिख दीजिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000 एंड 30,000। दोस्तों ये हम फिक्स कैपिटल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, सारे एडजस्टमेंट्स करंट अकाउंट में होंगे। तो यही बैलेंस अगले साल भी कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा, 60,000 एंड 30,000 टू बैलेंस कैरिड डाउन। और दोनों अकाउंट क्लोज कर दीजिए, 60,000 एंड 30,000 टोटल 60,000 एंड 30,000। अब आएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। यहाँ पे फिक्स कैपिटल मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया, अब पार्टनर्स करंट अकाउंट। यहाँ पे डेबिट साइड, यहाँ पे क्रेडिट साइड। दोस्तों कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस हमें दिया नहीं है, इसलिए हम जीरो कंसिडर करेंगे। यहाँ पे जीरो आएगा। एग्जाम में कुछ लिखना नहीं है, लेकिन आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 0 एंड 0। यहाँ पे जीरो बैलेंस आएगा। एग्जाम में आप कुछ ऐसा लिखना मत। चलिए, देन ड्राइंग आर 12,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली। ड्राइंग की एंट्री हम क्या पास करते हैं? ड्राइंग मतलब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कम हो गया है, कैपिटल बैलेंस कम हो गया है। पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स अकाउंट। तो यहाँ पे लिख दीजिए टू ड्राइंग्स अकाउंट rupees 12,000 and 10,000 respectively. As per the agreement, partners are allowed 10% interest on capital, and interest on drawings is to be charged at 12% per annum और 10% interest on capital। interest on capital की एंट्री, जर्नल एंट्री क्या होती है? पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिला है कैपिटल पर, मतलब कैपिटल बैलेंस इंक्रीज हुआ है, वो हम करंट अकाउंट से पास करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट
टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट यहाँ पे लिख दीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। कितना आएगा? एट द रेट ऑफ 10%। यहाँ पे वर्किंग नोट नीचे लिख दीजिए। वर्किंग नोट्स कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आनंद का आएगा 60,000 इंटू 10%, मतलब 6,000। एंड भरत का आएगा 30,000 इंटू 10%, मतलब 3,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री हमने देखी अभी, जर्नल एंट्री। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट होगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट 6,000 एंड 3,000। 3,000 and interest on drawings is to be charged at 12% per annum। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम 12% से चार्ज करेंगे। वो 6 एवरेज यहाँ पे ड्राइंग्स कब किए थे, फिर 12,000 एंड 10,000 ड्राइंग्स कब किए थे ये हमें नहीं दिया हुआ है, तो हम एवरेज पीरियड 6 मंथ्स के लिए ड्राइंग्स चार्ज करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम फुल ईयर के लिए चार्ज करते हैं, किसी पर्टिकुलर पीरियड मतलब 6 मंथ्स 9 मंथ्स ऐसा नहीं, फुल ईयर के लिए ही चार्ज करते हैं। ड्राइंग्स के लिए हमें हमें जो डेट दी गई है उस डेट से एट द एंड ऑफ ईयर वो उतने मंथ्स के लिए चार्ज करते हैं। लेकिन अगर डेट नहीं दी गई है तो हमने प्रोविजन में पढ़ा है कि एवरेज पीरियड 6 मंथ्स के लिए चार्ज किया जाए एट द रेट ऑफ 12%। हमें चार्ज करना है, तो यहाँ पे वर्किंग नोट बना लीजिए। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सबसे पहले आएगा आनंद इज इक्वल्स टू 12,000 इंटू 12/100 इंटू 6 मंथ्स के लिए इज इक्वल्स टू ₹720। और फिर भरत के लिए आएगा 10,000। और एक बार अमाउंट देख लेता हूँ। 10,000 बराबर इंटू 12/100 6 मंथ्स के लिए, मतलब ₹600। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्री हम क्या करते हैं, ड्राइंग्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में से कम होता है, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कम होता है, इसलिए पार्टनर्स करंट अकाउंट यहाँ पे हम करंट अकाउंट से पास करेंगे। पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। यहाँ पे लिख दीजिए टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 720 and 600। Anand gets salary of ₹2,500 per month and Bharat is entitled to get commission at the rate of 3% on net sales, which is ₹5 lakhs। आनंद को सैलरी मिली है 2,500 पर मंथ के लिए। यहाँ पे लिख दीजिए सैलरी बिजनेस का एक एक्सपेंस है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बढ़ेगा क्योंकि पार्टनर्स को सैलरी मिली है। इसकी एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट
यहाँ पे आएगा बाय सैलरी अकाउंट 2500 12 मंथ्स के लिए 30,000 रुपीज। और भरत को कमीशन मिला है, सेम एंट्री, कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट बाय कमीशन अकाउंट 3% ऑन 5 लाख 3% मतलब 15,000 रुपीज। द फर्म्स प्रॉफिट इज रुपीज 60,000। तो ये पे पार्टनर्स द फर्म्स प्रॉफिट इज रुपीज 60,000। ये जो प्रॉफिट है ये इसमें से हम कोई एडजस्टमेंट्स नहीं करेंगे, मतलब कमीशन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, कमीशन एक्सेट्रा, ये इसमें से लेस नहीं करेंगे। हम ऐसा ही अज्यूम के ऐसा बाय डिफॉल्ट अज्यूम करेंगे कि सारे एडजस्टमेंट्स करने के बाद हमें 60,000 का नेट प्रॉफिट बचा है और यही पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। एग्जाम में भी आपको यही रूल फॉलो करना है, इसमें कोई एडजस्टमेंट्स नहीं करने। द फर्म्स प्रॉफिट इज रुपीज 60,000 इन द रेशियो 2:3। 2:3 में ये पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। वर्किंग नोट नंबर थर्ड बना लीजिए। थर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट। आनंद इक्वल्स टू, आनंद का शेयर 2/5 है और भरत का शेयर 3/5। यहाँ पे आएगा 24,000 और यहाँ पे आएगा 36,000। नेट प्रॉफिट की एंट्री हम सबको मालूम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वर्किंग नोट नंबर 3 यहाँ पे आएगा वर्किंग नोट नंबर 2 और यहाँ पे आएंगे वर्किंग नोट नंबर 1। 36,000। दोस्तों यहाँ पे बोथ साइड की टोटल कर दीजिए। आनंद के केस में एंड भरत के केस में, दोनों के केस में क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा आ रही है। इधर यहाँ पे 60,000 एंड यहाँ पे 54,000। क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है। यहाँ पे हम बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो बैलेंस कैरी डाउन, ये बैलेंस अगले साल में कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमने जो ऊपर देखा, ये पर ईयर अनचेंज रहेगा, चेंजेस सिर्फ करंट अकाउंट में होते जाएंगे। तो बैलेंस कैरी डाउन, यहाँ पे 60,000 एंड यहाँ पे 54,000। 60,000 में से 12,720 लेस करके यहाँ पे 47,280 एंड यहाँ पे 43,400 बैलेंसिंग फिगर कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। तो दोस्तों ये हमने फिक्स कैपिटल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अब हम एक बार फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से ही सेम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
यहाँ पे बता दीजिए सेकंड नंबर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। यहाँ पे फॉर्मेट बना दीजिए, सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आएगा। दोस्तों मैं जो फॉर्मेट बना रहा हूँ वो आप ही अपने बुक में बना दीजिए। क्रेडिट सही एंड डेबिट सही। ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन करते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000 एंड 30,000। फिर सारे एडजस्टमेंट जो हमने ऊपर करंट अकाउंट में पास किए थे वो हम कैपिटल अकाउंट में पास करेंगे। यहाँ पे आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल अकाउंट 6,000 एंड 3,000 बाय सैलरी अकाउंट 50,000 बाय कमीशन अकाउंट बाय कमीशन अकाउंट 15,000 और यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 24,000 एंड 36,000। यहाँ पे एक्सपेंस में ड्राइंग अकाउंट 12,000 एंड 10,000। to interest on drawings 720 एंड 600 रुपीज। यहाँ पे भी दोनों साइड की टोटल कर दीजिए, क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है। यहाँ पे टोटल आएगी 1,20,000 1,20,000 एंड 84,000। यहाँ पर भी वही टोटल आनी चाहिए 1,20,000 एंड 84,000। जो बैलेंसिंग फिगर है 1,20,000 में से ओपनिंग बैलेंस सॉरी ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेस करके जो बैलेंस आएगा वो कैरी फॉरवर्ड करेंगे, तो बैलेंस कैरी डाउन यहाँ पे 1,07,280 का बैलेंस आता है। $1,07,280 का बैलेंस आता है और यहाँ पर 73,400 का बैलेंस आता है, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है दोस्तों, पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से अगर हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया तो यहाँ पे 1,07,280 बैलेंस आया है। तो यही हम फिक्स कैपिटल मेथड से भी देख सकते हैं। कैपिटल अकाउंट का टोटल बैलेंस 47,280 ये जो बैलेंस है, और फिक्स कैपिटल कैपिटल मेथड कैपिटल अकाउंट में 60,000 का जो बैलेंस है, इनकी एडिशन कर दी
60,000 प्लस 47,280, तो इसकी टोटल भी वही आती है 1,07,280। मतलब अमाउंट आपको सेम ही आएगी, सिर्फ फिक्स कैपिटल मेथड में वही अमाउंट बाइफरकेट होगी कैपिटल अकाउंट के बीच एंड करंट अकाउंट के बीच। ये ये मेन डिफरेंस है कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट के में। दोस्तों और एक बात, अगर आपको एग्जाम में अकाउंट्स में 100 आउट ऑफ 100 का स्कोरिंग चाहिए तो आपको ये 100% फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड पे डेबिट क्रेडिट, राइट हैंड साइड पे क्रेडिट मेंशन करना, फिर यहाँ पे आपका पार्टनर्स के नेम, पर्टिकुलर्स, ये पूरा फॉर्मेट आपको नीचे टोटल बैलेंसिंग फिगर और वर्किंग नोट्स 100%। जितनी वर्किंग नोट्स इंपॉर्टेंट है, मतलब एग्जाम वर्किंग नोट जहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे थोड़ी क्रिटिकल कंडीशन है, इसकी वर्किंग नोट मेंशन की जानी चाहिए थी, तो वहाँ पे मैं वर्किंग नोट मेंशन करना कंपलसरी है, क्योंकि अगर आपका स्कोरिंग हुआ अकाउंट्स में तो आपके मार्क्स कट करने के लिए ये फॉल्ट निकाला जा सकता है। अगर आपने वर्किंग नोट नहीं की तो ये फॉल्ट निकाल के आपके मार्क्स डिडक्ट किए जा सकते हैं। तो जिसको भी अकाउंट में 100 आउट ऑफ 100 का स्कोरिंग करना है, उसके उसी लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि सारे वर्किंग नोट्स जहाँ पे क्रिटिकल सिचुएशन है वहाँ के वर्किंग नोट्स और फॉर्मेट सेम टू सेम जैसे कि हमारे बुक में दिया हुआ है वो फॉलो करें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों पेज नंबर 13 में के 3 पॉइंट्स पढ़ लीजिए। करंट अकाउंट बैलेंस में अप्लाई इन आइदर साइड, दैट इज डेबिट और क्रेडिट साइड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमें ऊपर फिक्स कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड देखे थे। फिक्स कैपिटल मेथड, फिक्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में जो कैपिटल बैलेंस है एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन सपोज 1 लाख रुपीज था, फिर 2-3 साल तक कंटिन्यूस लॉस हो गया, तो इसमें से लॉस लेस होगा, तो लॉस की अमाउंट 2 लाख रुपीज थी जैसा अज्यूम करते हैं, तो फिर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस माइनस 1 लाख रुपीज आएगा जो कि डेबिट बैलेंस है। मतलब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में जो कैपिटल अकाउंट है उसका बैलेंस या तो डेबिट भी हो सकता है या क्रेडिट भी हो सकता है। वैसे ही फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट का बैलेंस अनचेंज रहता है, फिक्स रहता है, तो इसका बैलेंस क्रेडिट ही रहेगा। लेकिन जो करंट अकाउंट है इसमें भी सपोज ओपनिंग बैलेंस 1 लाख रुपीज था, फिर 2-3 साल कंटिन्यूस लॉस हो गया और लॉस की अमाउंट 1,50,000 थी, जैसा अज्यूम करके चलते हैं कि लॉस की अमाउंट 1,50,000 रुपीज थी, तो इसका बैलेंस भी -50,000 हो गया जो कि डेबिट बैलेंस है। तो यहाँ पे करंट अकाउंट का बैलेंस भी डेबिट हो सकता है या क्रेडिट हो सकता है, लेकिन कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट ही रहेगा। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट का बैलेंस डेबिट या क्रेडिट हो सकता है, ये यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। और दोस्तों तो दूसरी बात, एग्जाम में हमें कौन सी मेथड फॉलो करनी है, तो मैं आपको बता दूं कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली नहीं बोला या क्वेश्चन में कि फिक्स कैपिटल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करो, या क्वेश्चन में नहीं करंट अकाउंट दिया हुआ है, अगर ट्रायल बैलेंस में करंट अकाउंट दिया हुआ है या क्वेश्चन में ही बोला है कि फिक्स कैपिटल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो ही हम फिक्स कैपिटल मेथड को प्रेफर करेंगे, या फिर हम सारे क्वेश्चन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पे पेज नंबर 13 पे आप एक बार पढ़ लीजिए। इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंस्ट्रक्शन द कैपिटल अकाउंट should be prepared by fluctuating capital methods. Third point, interest on loan of partners is treated as liability, so it is credited to partners current account. But where there is no current account and partners are maintaining fluctuating capital method, then interest on loan of partners is credited to partners capital account. तो सारे चेंजेस जो करंट अकाउंट में होते थे वही कैपिटल अकाउंट में होंगे अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो। फिर आता है प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। दोस्तों इस चैप्टर में हम फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म पढ़ेंगे, लेकिन फाइनल अकाउंट से पहले फाइनल अकाउंट्स कैसे बनाए जाते हैं, तो ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे फाइनल अकाउंट बनाए जाते हैं। सबसे पहले हम बुक्स में जर्नल एंट्री पास करते हैं, फिर जर्नल के बाद लेजर क्रिएशन होता है
और फिर लेजर के बाद ट्रायल प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस तैयार किया जाता है। तो ट्रायल बैलेंस मतलब क्या? जर्नल एंड लेजर ये हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, उसकी एंट्रीज भी पास की हुई है। लेकिन ट्रायल बैलेंस मतलब क्या? ये कंसेप्ट आपके लिए नया ही होगा। तो एक अकाउंटिंग ईयर में हम जो जो लेजर्स क्रिएट करते हैं उन सबके डेबिट और क्रेडिट बैलेंस से ट्रायल बैलेंस तैयार किया जाता है। ट्रायल बैलेंस यहाँ पे डेबिट साइड और लेफ्ट हैंड साइड पे डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड पे क्रेडिट साइड। जिस जिस लेजर्स के डेबिट बैलेंस है वो लेफ्ट हैंड साइड पे रिकॉर्ड किए जाते हैं और जो जो जिस जिस लेजर्स के क्रेडिट बैलेंस है वो सारे राइट हैंड साइड पे रिकॉर्ड किए जाते हैं। एट लास्ट ईयर ट्रायल बैलेंस की डेबिट एंड क्रेडिट साइड मैच ही होनी चाहिए। मतलब डेबिट साइड की टोटल अगर 1 लाख रुपीज है या 1 करोड़ रुपीज है तो क्रेडिट साइड की टोटल भी 1 करोड़ रुपीज ही होनी चाहिए, क्योंकि हम डबल एंट्री मेथड से अकाउंटिंग करते हैं। डबल एंट्री मेथड डबल एंट्री मेथड ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम यूज करते हैं। तो जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि अगर 31 मार्च 2020 को मैंने फर्म इनकॉर्पोरेट किए और फर्म में कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दिया, तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब 31 मार्च तक कोई ट्रांजेक्शन हुए नहीं, कुछ परचेज भी नहीं हुआ, कुछ सेल भी नहीं हुआ, कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हुए, तो 31 मार्च को ट्रायल बैलेंस बनाएंगे 2020 को। ट्रायल बैलेंस ट्रायल बैलेंस की ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड पे कैश आएगा। सपोज यहाँ पे अमाउंट हम अज्यूम करते हैं कि 1 लाख रुपीज है और यहाँ पे कैपिटल अकाउंट आएगा, उसकी अमाउंट भी हम 1 लाख रुपीज अज्यूम करते हैं। तो बाय डिफॉल्ट ये ट्रायल बैलेंस टैली ही होगा, यहाँ पर भी 1 लाख रुपीज की टोटल आएगी और यहाँ पर भी 1 लाख रुपीज की ही टोटल आएगी। अ, एक थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। तो ए एक पर्सन है, उसने 1 मार्च 20 को कैश इंट्रोड्यूस किया है 1 लाख रुपीज टू कैपिटल अकाउंट। 1 लाख रुपीज तो 31 मार्च एट द ईयर एंड जब ट्रायल बैलेंस बनेगा तो यहाँ तो हम डेबिट साइड पे दिखाएंगे कैश 1 लाख रुपीज और यहाँ पे कैपिटल अकाउंट का बैलेंस भी दिखाएंगे 1 लाख रुपीज। 1 लाख रुपीज और कैपिटल मतलब एट लास्ट ईयर एंड के ईयर एंड में जब इसका ट्रायल बैलेंस का टोटल होगा तब ये दोनों साइड डेबिट एंड क्रेडिट साइड मैच होगी। यहाँ पे आएगा 1 लाख रुपीज और यहाँ पे भी आएगा 1 लाख रुपीज। तो दोस्तों ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे फाइनल अकाउंट बनाए जाते हैं। फाइनल अकाउंट में हम क्या क्या बनाते हैं? तो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो इसका ट्रेडिंग अकाउंट मतलब क्या? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट मतलब क्या? तो एक एक कंसेप्ट पढ़ते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट भी एक अकाउंट है सिमिलर लाइक लेजर। लेजर की तरह ही जो जो क्रिएट किया जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट इज ओपन इन द ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पर्पस टू फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर में हमें ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है या ग्रॉस लॉस हुआ है
वो कैलकुलेट करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट ओपन किया जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट आप यहाँ पे देख सकते हैं पेज नंबर 16 पर। डेबिट साइड पे टू ओपनिंग स्टॉक टू परचेज लेस रिटर्न्स, फिर सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। राइट हैंड साइड पे बाय सेल्स लेस रिटर्न, फिर गुड्स लॉस्ट बाय फायर हो, थेफ्ट, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, गुड्स लॉस्ट इन एक्सीडेंट, गुड्स विथड्रॉन बाय पार्टनर्स, और फिर लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक। अगर क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है तो ग्रॉस लॉस कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। सॉरी, क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है तो ग्रॉस प्रॉफिट कैरी फॉरवर्ड किया जाता है, और अगर डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है तो ग्रॉस लॉस कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। ये ट्रेडिंग अकाउंट का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। फिर उसका बाद आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मतलब क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी एक अकाउंट है सिमिलर लाइक लेजर। लेजर की तरह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना, लेफ्ट हैंड साइड पे डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड पे क्रेडिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है नेट प्रॉफिट असरटेन करने के लिए। इट इज प्रिपेयर्ड टू असरटेन नेट प्रॉफिट अर्न और नेट लॉस सफर्ड बाय बिजनेस कंसर्न ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर में नेट प्रॉफिट हुआ है या नेट लॉस हुआ है वो कैलकुलेट करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेबिट साइड पे सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड पे सारे इनडायरेक्ट इनकम, और फिर अगर डेबिट साइड क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है तो नेट प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर या करंट अकाउंट को ट्रांसफर किया जाएगा। और अगर डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है तो नेट लॉस पार्टनर्स करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर किया जाएगा। अब डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट इनकम जो है ये सब हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब क्या? जो जो एक्सपेंसेस डायरेक्टली रिलेटेड टू कोर बिजनेस है। मेरा जो बिजनेस है, अगर सपोज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो मैन्युफैक्चरिंग में परचेसेस, वेजेस, फ्रेट। अगर फैक्ट्री तो फैक्ट्री की रेंट, फैक्ट्री लाइटनिंग एक्सेट्रा, ये सारे एक्सपेंसेस बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड है। ये सारे एक्सपेंसेस मैं एज अ डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाऊंगा। और जो सेल हुआ है या गुड्स गुड्स लॉस हो गए थेफ्ट से, फायर से, या एज एन एडवर्टाइज डिस्ट्रीब्यूट किए हुए या ड्राइंग्स करके निकाले हैं वो सारे क्रेडिट साइड पे आएंगे। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब क्या? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो जो एक्सपेंसेस इनकर हुए हैं लेकिन वो डायरेक्टली रिलेटेड टू बिजनेस नहीं है, जैसे पैकिंग मटेरियल का हो, या सैलरी जैसे वॉचमैन की सैलरी हो, या क्लीनिंग के लिए कोई पर्सन रखा गया हो, कोई इंडिविजुअल रखा है उसकी सैलरी हो, इंश्योरेंस हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हाँ, इंटरेस्ट ऑन लोन हो, ऑडिट के चार्जेस हो, डेप्रिसिएशन हो, वो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं। और बाकी इनकम जैसे कमीशन, डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन बैंक अकाउंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, ये सारे जो है ये इनडायरेक्ट इनकम्स में आते हैं। ये सब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट हमने देख लिया। हाँ दोस्तों, तो ये हमने बैलेंस शीट का स्टैंडर्ड फॉर्मेट देख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट्स नंबर 1। Note number 1. Every item in the trial balance must be shown only one time and in just one part of the final accounts, excluding silent or hidden adjustments. मैंने नीचे ट्रायल बैलेंस आपको दिखाया था। ये जो ट्रायल बैलेंस है पेज नंबर 24 पे आप देख सकते हैं। इनके इनके जो जो डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस है इनका सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट्स पे एक ही इफेक्ट जाएगा। वो ट्रेडिंग अकाउंट में भी जा सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी जा सकता है, या बैलेंस शीट में भी जा सकता है। अगर अगर डेबिट के जो बैलेंस है उनका इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट में जाए तो डेबिट साइड पर ही जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाए तो डेबिट साइड पर ही जाएंगे, और अगर बैलेंस शीट में जाए तो असेट साइड पे जाएंगे। सिमिलरली ऑन द अदर हैंड, क्रेडिट जो बैलेंस है, ये जो सारे क्रेडिट बैलेंसेस है इनका इफेक्ट अगर ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा तो क्रेडिट साइड पर ही जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा तो क्रेडिट साइड पर ही जाएगा, और अगर बैलेंस शीट में जाए तो लाइबिलिटी साइड पे जाएगा। आप एक डायग्राम बना दीजिए आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए।
हम्म हम्म हम्म। दोस्तों, ट्रायल बैलेंस का सिर्फ एक ही इफेक्ट जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। डेबिट ट्रायल बैलेंस के डेबिट बैलेंस भी होते हैं, क्रेडिट बैलेंस भी होते हैं। ट्रायल बैलेंस के जो डेबिट बैलेंस है उसका इफेक्ट अगर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाए तो डेबिट साइड पर ही जाएगा, और अगर बैलेंस शीट में जाए तो असेट साइड पे जाएगा। सिमिलरली क्रेडिट जो बैलेंसेस रहते हैं उनका इफेक्ट अगर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाए तो क्रेडिट साइड पर जाता है, और बैलेंस शीट में जाए तो लायबिलिटी साइड पे जाता है। बहुत ही रेयर सिचुएशंस हो सकते हैं, जैसे कि परचेस रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न। दूसरे भी हो सकते हैं, लेकिन ये कॉमन है परचेस रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न। इनका डेबिट बैलेंस हो तो फिर भी एग्जांपल परचेस रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस रहता है, फिर भी वो हम डेबिट साइड पे माइनस में दिखाते हैं। और सिमिलरली सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस होता है, लेकिन वो हम क्रेडिट साइड पे माइनस में दिखाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो आंसर को रिप्रेजेंट करने के लिए सेल्स सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस रहता है, लेकिन सेल्स का क्रेडिट बैलेंस रहता है, और सेल्स रिटर्न हम सेल्स में से लेस कर लेते हैं, इसीलिए हम माइनस में दिखाते हैं क्रेडिट साइड पर। प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आप ये फॉर्मेट अपने बुक में कॉपी कर लीजिए। फिर सेकंड पॉइंट पे आ जाइए। एवरी एडजस्टमेंट मस्ट हैव टू इफेक्ट्स इन फाइनल अकाउंट्स, दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट। जो ट्रायल बैलेंस के डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस है उनका सिर्फ एक ही इफेक्ट जाता है फाइनेंशियल अकाउंट्स पे, लेकिन जो एडजस्टमेंट्स एंड हिडन एडजस्टमेंट्स है, ये जो एडजस्टमेंट्स है और हिडन एडजस्टमेंट करके भी एक कंसेप्ट रहता है, वो मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते समय बता दूंगा। हिडन एडजस्टमेंट, हिडन एडजस्टमेंट जो है वो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय बता दूंगा। ये जो दोनों रहते हैं इनके टू इफेक्ट्स जाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। और जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक, एग्जांपल क्लोजिंग स्टॉक का ले सकते हैं। ये ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड पे भी जाता है, और बैलेंस शीट में असेट साइड पे भी जाता है। बाकी सारे भी जो एडजस्टमेंट्स है उन सबके टू इफेक्ट जाते हैं। बाकी एक्सक्लूडिंग दिस टू, बाकी सबके सिर्फ एक ही इफेक्ट जाते हैं।
ये सेकंड पॉइंट भी हो गया। फिर दोस्तों यहाँ तक पूरी थ्योरी कवर हो गई है। जो थ्योरी में जो सारा इम्पोर्टेंट था वो सारा कवर हो गया है। अब इसके नीचे एडजस्टमेंट्स के बाद हिडन एडजस्टमेंट गिवन इन ट्रायल बैलेंस और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ये जो है ये सब एक एक करके मैं कवर करूंगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते समय। अब तक सारी थ्योरी कवर हो गई है। थ्योरी में से जो इम्पोर्टेंट था वो सब मैंने कवर कर दिया है। अब प्रैक्टिकल हम मेरे अगले वीडियो में प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू करेंगे और उसमें एक एक करके मैं ये सारे पॉइंट्स कवर कर दूंगा। दोस्तों तो मैं अब वीडियो एंड करता हूँ। एंड करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि सारा मैंने सब डीप में आपको समझा दिया है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स को डाउट हो सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक प्रोवाइड की है। आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होकर वहां पर भी अपने डाउट पूछ सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी एक प्लीज रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।